पूरे शहर में अंधेरा है। वीरान शहर में जरा सी आवाज भी मौत को हिला सकती है। एक कदम, एक सांस और फिर वो सुन लेते हैं। क्या ली और उसका खानदान जिंदा बच पाएगा? ये सब देखने को मिलेगा आपको आज की कहानी में। ये कहानी शुरू होती है एक सुनसान मार्केट से, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो खामोशी के साथ अपनी ज़रूरत की चीज़ें जमा कर रही थी। ये लोग इतने डरे हुए थे कि आपस में बात भी नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ एक दूसरे को इशारों के जरिए समझा रहे थे। आखिर कोई ऐसी चीज़ थी जो उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। उस फैमिली का लीडर ली है और उसकी वाइफ का नाम एवलिन है। यहाँ उनकी सबसे बड़ी बेटी रीगन भी है जो बचपन से सुन नहीं सकती, और उनके दो बेटे मार्कस और बो भी हैं। वो छोटा है इसलिए ज्यादा नहीं समझता। वो कबर्ड में से एक टॉय रॉकेट देखता है। जैसे ही वो रॉकेट उठाने लगता है, वो रॉकेट उसके हाथ से गिर जाता है। ये देखकर सबके सांस रुक जाते हैं, लेकिन सही वक्त पर रीगन फौरन टॉय रॉकेट पकड़ लेती है और सबको बचा लेती है। ली सबको इशारों में बताता है कि शाम होने वाली है, हमें जल्दी से घर वापस जाना होगा वरना खतरा हो सकता है। फिर उनका 4 साल का बेटा वही टॉय रॉकेट दोबारा उठा लेता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं क्योंकि उस रॉकेट में बैटरीज थी और अगर वो ऑन हो जाता तो आवाज निकल सकती थी। जैसे ही वो उसे ऑन करता, शोर हो सकता था। ली फौरन रॉकेट अपने बेटे के हाथ से लेता है और उससे बैटरीज निकालता है और उसे टेबल पर रख देता है। उसके बाद सब घर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन वो बार बार जिद कर रहा था कि वो रॉकेट अपने साथ लेकर जाएगा। तो रीगन चुपके से बैटरी फ्री रॉकेट उसके हाथ में दे देती है और वो भी स्टोर से बाहर आ जाती है। लेकिन फिर वो बच्चा रॉकेट की बैटरीज भी उठा लेता है। उसके बाद वो सब एक लाइन में चलते हुए घर की तरफ निकलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये शहर जो कभी रोशनियों से जगमगाता था, जहाँ कारों का शोर और लोगों की भीड़ होती थी, आज मुकम्मल तौर पर वीरान और खामोश है। यहाँ न सिर्फ इंसानों की आवाज सुनाई देती है बल्कि परिंदों की आवाज भी गायब है। हर तरफ एक खौफनाक खामोशी है। अब दुनिया में चंद ही लोग बचे हैं, जिनमें ये 5 लोग भी शामिल हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने अपने घर तक रेत बिछा रखी है और ये सब नंगे पांव चल रहे हैं ताकि उनके कदमों की आहट ना निकले। छोटा सा मासूम बो पीछे पीछे रीगन के साथ चल रहा था। वो रॉकेट लेकर बहुत खुश था। फिर बो ने रॉकेट में बैटरीज लगा दी और उसे ऑन कर दिया, जिसके साथ ही रॉकेट से म्यूजिक बजने लगा। चूंकि रीगन सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे आवाज पर तवज्जो नहीं हुई। लेकिन जब ली और एवलिन ने ये सुना तो वो बहुत डर गए। फिर अचानक घने जंगल से एक खौफनाक मॉन्स्टर गोली की रफ्तार से दौड़ता हुआ बो की तरफ आ गया। ली तेजी से बो की तरफ दौड़ा ताकि रॉकेट को जल्दी बंद करे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर ने बो को तेजी से अपने पंजों में लिया और एकदम नजरों से गायब हो गया। इसके बाद हमें 1 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है। ली और उसकी फैमिली ने इस हालत में जीना सीख लिया था। ली ने अपने घर में एक रिसर्च रूम बना लिया था जहां उसने मॉन्स्टर के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी कर ली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो खौफनाक मॉन्स्टर कई किलोमीटर दूर से भी जरा सी आवाज सुन लेता है। अच्छी बात यह थी कि मॉन्स्टर बिल्कुल अंधा था, लेकिन उसकी हियरिंग इतनी स्ट्रांग थी कि वो हवा में होने वाली हल्की सी वाइब्रेशन या आवाज को भी महसूस कर लेता है। अगर कोई शख्स जोर जोर से सांस भी लेता तो वो फौरन उसे महसूस करके बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता और चंद सेकंड्स में उसे मार डालता। साथ ही उन मॉन्स्टर्स की स्किन लोहे से भी ज्यादा सख्त थी, जो उन्हें गोली या किसी भी हथियार से बचाती थी। असल में 1 साल पहले ये मॉन्स्टर स्पेस से आए थे। वो एक मेट्रॉइड के जरिए जमीन पर पहुंचे थे। मॉन्स्टर्स इतने तेज थे कि थोड़े वक्त में उन्होंने पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया और तकरीबन तमाम इंसानों को खत्म कर दिया। उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, बिल्कुल खामोश रहना, जो ली और उसकी फैमिली को पहले ही मालूम हो गया था। इसीलिए उन्होंने अपनी मुकम्मल सेफ्टी बना ली थी। ली ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगा दिए थे ताकि उसे मॉन्स्टर्स के आने की खबर हो सके। साथ ही उसने एक खास किस्म के निशानात भी रखे थे ताकि ये क्रीचर्स उसके कदमों के करीब ना आ सकें। और ली ने अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया था जहां वो उन मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करता था। उसने ये भी पता लगा लिया था कि इस इलाके में 3 मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। अब ली उन मॉन्स्टर्स की कमजोरी तलाश करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही ली रेडियो के जरिए पूरी दुनिया को हेल्प का सिग्नल भेज रहा था, लेकिन अभी तक उसकी किसी से कांटेक्ट नहीं हो सका था। यहाँ हमें पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो एक बेबी को जन्म देने वाली है। अब क्योंकि बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है, इसीलिए उन्होंने अपने अनबॉर्न बेबी के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया था ताकि जब भी बच्चा रोए तो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे उस बॉक्स में छुपा दिया जाए ताकि मॉन्स्टर को बच्चे की आवाज सुनाई ना दे। इस मुश्किल हालत में मॉन्स्टर से बचने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी था, लेकिन ली की बड़ी बेटी रीगन सुन नहीं सकती थी और ये कमी उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकती थी। इसलिए ली उस कमी को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। ली अपनी बेटी रीगन के लिए एक हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है और वो एम्पलीफायर उसे देता है, लेकिन रीगन उस एम्पलीफायर से खुश नहीं थी।
क्योंकि उसे लगता था कि ये एम्पलीफायर सही तरह से काम नहीं करेगा। कहानी मजीद आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ली पहले भी अपनी बेटी रीगन के लिए कई एम्पलीफायर्स बना चुका था। इसलिए रीगन ये नया एम्पलीफायर पहले ज़मीन पर फेंक देती है, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करती है तो ये एम्पलीफायर बिल्कुल काम कर रहा होता है। जैसे ही उसे बाहर की दुनिया की आवाज़ सुनाई देती है तो वो खुशी के मारे रोने लगती है और इस लम्हे उसे अपने छोटे भाई की याद आती है। रीगन आज भी अपने भाई की मौत की जिम्मेदारी खुद पर डालती है। उसे लगता है कि अगर उसने उस दिन अपने भाई को वो रॉकेट ना दिया होता तो आज उसका भाई जिंदा होता। अब रीगन अपने आप को साबित करने के लिए अपने बाप के काम में मुदाखलत करना चाहती है, इसलिए वो अपने बाप के अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाती है, लेकिन तभी उसका फादर उसे रोक लेता है और बंकर के अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि 1 साल पहले रीगन के भाई बो की मौत उसी रॉकेट की वजह से हुई थी। इसीलिए अब ली को रीगन पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा था। उसे डर था कि बंकर में माइक्रोफोन्स, रेडियोस और कई और चीजें हैं। अगर गलती से रीगन के हाथ से कोई आवाज निकल गई तो उन सब की जान खतरे में पड़ सकती है। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछली पकड़ने के लिए दरिया पर जाता है। रीगन भी उनके साथ जाना चाहती है और अपने बाप से दरख्वास्त करती है कि वो भी उसके साथ जाए, लेकिन ली इनकार कर देता है। वो रीगन से कहता है कि तुम्हारी माँ अकेली है, तुम घर पर अपनी माँ का ख्याल रखो। उसके बाद वो मार्कस को लेकर दरिया पर चला जाता है। ये सब देखकर रीगन को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि उसके बाप को उससे कोई मोहब्बत नहीं है। वो अपना बैग पैक करती है और सीधी उस जगह पर जाती है जहाँ उसके भाई को मॉन्स्टर ने मारा था। वो अपने भाई की कब्र के पास लेटकर रोने लगती है। उधर एवलीन अकेली घर में थी। कुछ देर बाद वो बेसमेंट में कपड़े धो रही थी और उन्हें एक सैक में डाल रही थी। तभी सीढ़ियों पर एक कील उस सैक में फंस जाती है और सीधी खड़ी हो जाती है। वो नुकीली कील सीधी उसके पाँव के निशान पर आ जाती है, लेकिन एवलीन उसे देख नहीं पाती। दूसरी तरफ ली और मार्कस मछली पकड़ने में मसरूफ थे। कुछ देर बाद ली अपने बेटे को एक स्ट्रीम के पास ले जाता है और उसे बताता है कि तुम यहाँ बात कर सकते हो, क्योंकि पानी के बहाव की वजह से तुम्हारी आवाज छुप जाएगी और वो मॉन्स्टर तुम्हारी आवाज तक नहीं पहुंच पाएगा। अब वो दोनों स्ट्रीम के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। मार्कस अपने बाप से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि रीगन बो की मौत के जिम्मेदार है? तो ली जवाब देता है कि जो कुछ भी बो के साथ हुआ उसमें किसी का कसूर नहीं था। लेकिन मार्कस अपने बाप को कहता है कि रीगन आज भी अपने आप को बो की मौत का जिम्मेदार समझती है, इसलिए आपको उसे ये बताना चाहिए कि उस दिन उसकी कोई गलती नहीं थी। उधर घर में एवलीन अपने मरे हुए बेटे की तस्वीर निकालकर उसे देख रही थी और आंखों में आंसू बहा रही थी। तभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी बच्चे की डिलीवरी का वक्त आ चुका था। वो फौरन तस्वीर का फ्रेम अपने हाथ में लेकर बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, लेकिन जल्दी जल्दी उतरते हुए उसका पांव सीधा उस नुकीली कील पर पड़ जाता है। एवलीन दर्द से तड़प जाती है, लेकिन वो अपने मुंह से आवाज नहीं निकालती। उसके बेटे का फोटो फ्रेम उसके हाथ से गिरकर जोर से जमीन पर गिरकर टूट जाता है। एवलीन ने बड़ी मुश्किल से अपना पांव कील से निकाला। उस वक्त वो इतनी ज्यादा तकलीफ में थी कि उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसें काबू में रखती है, क्योंकि उसे पता था कि आवाज निकालने का मतलब है अपनी मौत को बुला लेना। वो लंगड़ाती हुई नीचे आती है और एक लाइट ऑन करती है, जिससे बेसमेंट में सुर्ख रोशनी फैल जाती है। अब वो वापस ऊपर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचती है उसकी सांसें रुक जाती हैं। असल में वो मॉन्स्टर उसके घर आ पहुंचा था। जब एवलीन के हाथ से फोटो फ्रेम गिरा था, उसकी आवाज मॉन्स्टर ने सुन ली थी। खौफ के मारे एवलीन दीवार के पीछे छुप जाती है। दूसरी तरफ ली और मार्कस घर वापस आ रहे थे। उन्होंने दूर से देखा कि घर के आसपास सुर्ख रोशनी जल रही है। ली समझ गया कि एवलीन खतरे में है। वो फौरन घर की तरफ भागता है। उधर बेसमेंट में एवलीन कांप रही थी और मॉन्स्टर घर के हर कोने में उसे ढूंढ रहा था। तभी एवलीन को बेसमेंट में रखा एक टाइमर मिल जाता है। एवलीन बड़ी समझदारी से वो टाइमर कुछ सेकंड के लिए सेट करती है और उसे एक कोने में रख देती है और खुद दूसरे कोने में छुप जाती है। मॉन्स्टर को वहाँ हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगता है। वो बिल्कुल एवलीन के करीब पहुंच जाता है। एक तरफ एवलीन को लेबर पेन था और दूसरी तरफ मॉन्स्टर का खौफ, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू रखती है और खामोश बैठी रहती है। जैसे ही टाइमर का अलार्म बजता है, मॉन्स्टर फौरन उस तरफ दौड़ जाता है। मौका का फायदा उठाकर एवलीन फौरन बेसमेंट से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो मेन डोर से बाहर आती है तो देखती है कि घर के बाहर एक और मॉन्स्टर घूम रहा है। वो दीवार के साथ लगकर छुप जाती है। वहाँ ली दूर से ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि अगर वो घर के अंदर जाकर अपनी बीवी को बचाए तो अपनी जान भी गंवा सकता है, क्योंकि मॉन्स्टर की बॉडी इतनी सख्त है कि उसे गोली से मारना नामुमकिन है। तभी वो अपने बनाए हुए प्लान पर अमल करने लगता है। वो फौरन मार्कस को एक टॉर्च देता है और कहता है कि तुम जल्दी से वो फ्लेयर रॉकेट जला दो जो मैंने घर से दूर पहले ही लगा दिया है। मार्कस फौरन दौड़कर रॉकेट के पास जाता है और उसे जला देता है। उधर एवलीन ऊपर वाले कमरे के बाथटब में पहुंच जाती है। वो बहुत ज्यादा दर्द में थी और अब बच्चे को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती थी। वो बस बच्चा पैदा करने वाली ही थी कि मॉन्स्टर उसके करीब पहुंच जाता है। एवलीन समझ जाती है कि अब जिंदा बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन तभी मार्कस ने फ्लेयर रॉकेट जलाया और आसमान में जोरदार आवाज के साथ रोशनियां फैल गईं। ये सुनकर मॉन्स्टर फौरन उस तरफ भाग जाता है।
इसी लम्हे दर्द से चीखती हुई एवलीन भी जोर से चिल्ला उठती है, लेकिन उसकी आवाज रॉकेट के शोर में दब जाती है। ये रॉकेट्स की आवाज और रोशनी दूर से रेगन भी देख लेती है और फौरन घर की तरफ दौड़ पड़ती है। कुछ देर बाद ली भी गन लेकर पहुंच जाता है। वो देखता है कि सीढ़ियों पर खून के धब्बे हैं। वो उन धब्बों का पीछा करता है और बाथरूम तक पहुंच जाता है। वो पहुंच कर देखता है कि बाथटब खून से सुर्ख हो चुका है। उसे लगता है कि मॉन्स्टर ने एवलीन को मार दिया है। वो रोने लगता है, लेकिन तभी शॉवर के अंदर से किसी ने शीशा छुआ। वो और कोई नहीं बल्कि एवलीन थी। इतने कड़े वक्त में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और एक बेटे को जन्म दिया था। अपनी बीवी को जिंदा देखकर ली की आंखें खुशी से भर जाती हैं। अब बच्चे के रोने से पहले ही ली फौरन एवलीन और बच्चे को उठाकर अंडरग्राउंड रूम में ले जाता है, जहां उसने बच्चे के लिए साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया था। लेकिन बेसमेंट में दाखिल होने से पहले ही बच्चा रोने लगता है। ये सुनकर मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ली फौरन अंडरग्राउंड रूम में दाखिल हुआ और दरवाजे को एक मोटे मैट्रेस से ढांप दिया। ली ने फौरन बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे बॉक्स में बंद कर दिया, जिससे उसके रोने की आवाज रुक गई। तब जाके दोनों ने सुकून का सांस लिया। यहाँ ली अपनी वाइफ एवलीन को बताता है कि मैंने इन क्रीचर्स की कमजोरी जान ली है। अब मैं जल्द ही उनके लिए एक टूल तैयार करने वाला हूँ ताकि ये क्रीचर्स हमें नुकसान न पहुंचा सकें। उधर दूसरी तरफ रीगन भी वापस घर की तरफ आ रही थी। फिर उसने देखा कि खेतों के बीच में एक लाइट जल रही है। रीगन ने फौरन उस लाइट के करीब गई, लेकिन उसे उस बात का इल्म भी नहीं था कि एक मॉन्स्टर उसके पीछे उसके कदमों की आवाज सुनते हुए चल रहा है। जैसे ही वो मॉन्स्टर रीगन को मारने के बिल्कुल करीब आया, रीगन के कान की मशीन से एक तेज और शार्प फ्रीक्वेंसी निकलने लगी। इस तेज आवाज से मॉन्स्टर कांपने लगा, जैसे ये आवाज उसके कान में सुई की तरह चुभ रही हो। ये मॉन्स्टर ज्यादा देर तक इस आवाज को बर्दाश्त न कर सका और फौरन वहां से भाग गया। उसी वक्त ये आवाज रीगन के कानों को भी चुभ रही थी, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर भागा, रीगन की कान का दर्द भी खत्म हो गया। मगर रीगन को ये समझ ना आया कि उसकी ईयर मशीन ने ऐसा क्यों किया। वो इस वक्त उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रोशनी के करीब पहुंच जाती है। तब उसने देखा कि वो रोशनी एक टॉर्च की थी। जैसे ही रीगन ने टॉर्च उठाने की कोशिश की, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो और कोई नहीं बल्कि मार्कस था, जो डर के मारे यहाँ छुपा बैठा था और कांप रहा था। अपनी बहन को देखकर मार्कस का खौफ दूर हो गया। वो रीगन को बताता है कि मैं बुशिस से तुम्हें देख रहा था। वो मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि जैसे ही वो तुम्हारे करीब आया, वो अचानक भाग गया। ये सुनकर रीगन बहुत डर जाती है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहा था। उधर एवलीन अपने बच्चों को लेकर परेशान थी। वो ली से कहती है, मुझे डर है कि कहीं वो मॉन्स्टर मेरे बच्चों को खा न गया हो। तुम जल्दी मेरे बच्चों को ढूंढो। यही वजह थी कि ली अपनी वाइफ और बच्चे को सुलाने के बाद अंडरग्राउंड रूम से बाहर निकल आया। पहले वो इधर उधर खतरे को देखने लगा, मगर तब तक वो मॉन्स्टर वहां से जा चुका था। लेकिन उसने पूरे घर को तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से वहां मौजूद एक वाटर पाइप भी टूट चुका था और पानी सीधा अंडरग्राउंड रूम की तरफ जा रहा था। मगर ली ने उस पर ध्यान न दिया और वो खेतों में अपने बच्चों को ढूंढने लगा। इसी दौरान मार्कस और रीगन स्टोरेज टैंक के ऊपर छुपे बैठे थे और वहां आग लगा दी थी ताकि उनका बाप यहां आ जाए। उधर ली भी अपने बच्चों को ढूंढते हुए यहाँ वहां तलाश कर रहा था। कुछ देर बाद एवलीन की आंख पानी के शोर से खुल गई। उसने देखा कि पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका था, ऊपर से पानी धार की तरह बह रहा था। इसी दौरान एवलीन की नजर अपने बच्चे के बॉक्स पर पड़ी। वो बॉक्स खुला हुआ था, लेकिन वहां से बच्चे की कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसे ही एवलीन बॉक्स की तरफ जाने लगी, उसने देखा कि बॉक्स के सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है। ये देखकर एवलीन खौफजदा हो गई। एवलीन ने सोचा कि शायद मॉन्स्टर उसके बच्चे को खा गया हो, क्योंकि एवलीन को वो बॉक्स नजर आ रहा था, लेकिन वो बॉक्स उससे काफी दूर था, इसलिए वो अंदर देख नहीं सकती थी कि बच्चा अभी जिंदा है या मॉन्स्टर ने उसे खा लिया है। तब वो आहिस्ता आहिस्ता बॉक्स की तरफ बढ़ने लगी। फिर वो मॉन्स्टर भी पानी के अंदर आ गया, लेकिन जब एवलीन बॉक्स के करीब पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा महफूज है। खुशकिस्मती से बच्चे ने आवाज नहीं निकाली थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। जब एवलीन जाने लगी तो उसने अपने बच्चे को उठाया और एक कोने में खड़ी हो गई, लेकिन वो मॉन्स्टर एवलीन की तरफ बढ़ रहा था। अगर बच्चा जरा सा भी रोता तो उसकी मौत यकीनी थी। उधर रीगन और मार्कस अपने बाप का इंतजार करते करते थक गए थे। रीगन सोचती है कि अब उनका बाप उन्हें बचाने नहीं आएगा। अब वो अकेली घर जाना चाहती थी, मगर मार्कस को अपने बाप पर पूरा यकीन था। अपनी बहन को जाते देखकर मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, ग्रेन टैंक का दरवाजा खुल जाता है और वो उसमें गिर जाता है। गिरते ही मार्कस के मुंह से एक जोर की आवाज निकलती है, जिसे सुनते ही वो मॉन्स्टर जो घर में एवलीन को ढूंढ रहा था फौरन उस आवाज के पीछे भाग जाता है, जिससे एवलीन की जान बच गई, लेकिन अब मार्कस की जिंदगी खतरे में पड़ गई। ये ग्रेन से भरा हुआ टैंक बिल्कुल कीचड़ की तरह था, जिसमें जितना मार्कस निकलने की कोशिश करता उतना ही उसमें फंस जाता। यहाँ रीगन दरवाजा तोड़कर ग्रेन के अंदर फेंक देती है और खुद भी टैंक के अंदर कूद जाती है। जैसे ही मार्कस ग्रेन में डूबने वाला होता है, रीगन उसे पकड़कर बाहर निकालती है और दोनों उस दरवाजे पर बैठ जाते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। लेकिन मॉन्स्टर ने दोनों को सुन लिया था, इसलिए वो खेतों के रास्ते से तेजी से टैंक की तरफ बढ़ने लगा। ली ने फौरन देखा कि मॉन्स्टर टैंक की तरफ जा रहा है और समझ गया कि उसके दोनों बच्चे ग्रेन टैंक के करीब हैं। रीगन ने मार्कस की जान तो बचा ली थी, मगर इस शोर शराबे के बाद उन पर मौत का साया तेजी से बढ़ रहा था।
अगले ही लम्हे मॉन्स्टर भी टैंक में कूद गया। जैसे वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा, रीगन की एयर मशीन से एक हॉलो सी आवाज निकली। ये आवाज उस मॉन्स्टर के लिए बहुत तकलीफ दे थी, इसीलिए वो उन्हें मारे बगैर वहां से चला गया। रीगन और मार्कस मौत के मुंह से बचकर टैंक से बाहर निकल आए। ली भी उन्हें ढूंढते हुए बाहर आया। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर वो खुश हो गया। इस सब के दौरान एवलिन भी ये सब कुछ सीसीटीवी रूम में से देख रही थी। तभी ली को पता चलता है कि मॉन्स्टर अभी भी उधर ही है। वो फौरन बच्चों के साथ खड़ी कार में भेज देता है और खुद एक्स उठाकर दौड़ने लगता है, लेकिन वो क्रीचर बिल्कुल उसके ऊपर था। जैसे ही ली पलटकर पीछे देखता है, मॉन्स्टर उस पर अपने क्लॉ से वार करता है और वो उसे दूर फेंक देता है। अपने बाप को तकलीफ में देखकर मार्कस जोर जोर से ली को पुकारने लगता है। आवाज सुनकर मॉन्स्टर को भी मार्कस की पोजीशन पता चल जाती है। अब मार्कस मॉन्स्टर और रीगन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इसी दौरान रीगन की एयर मशीन से फिर फ्रीक्वेंसी निकलने लगी। ये आवाज रीगन को भी तकलीफ दे रही थी, इसीलिए उसने फौरन अपना एयर मशीन बंद कर दिया। मगर ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि इस मशीन से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी ही वो कमजोरी थी जिसे मॉन्स्टर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन अनजाने में रीगन ने मशीन बंद करके अपनी मौत को दावत दे दी थी। अगले ही लम्हे मॉन्स्टर ने कार पर हमला किया और मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान ली को होश आ गया। अपने बच्चों को खतरे में देखकर उसे समझ आया कि मॉन्स्टर से लड़कर वो कभी भी उसको नहीं मार सकता। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसने रीगन को इशारा किया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें बो की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया और जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद ली और जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर फौरन ली की तरफ भागा और एक ही बार में उसका जिस्म फाड़ दिया। अपने बाप को मरते देखकर रीगन बहुत गमगीन हो गई, क्योंकि वो समझती थी कि उसका बाप उससे मोहब्बत नहीं करता। लेकिन अब उसे अंदाजा हो गया कि वो गलत थी। ली को मारने के बाद मॉन्स्टर वहां से चला गया। उधर एवलिन भी ये सब कुछ सीसीटीवी के जरिए देख रही थी। फिर रीगन फौरन कार स्टार्ट करती है और अपने भाई को साथ लेकर घर पहुंचती है। एवलिन ने जैसे ही अपने बच्चों को सही सलामत देखा, वो उन्हें गले लगा लेती है। मगर तभी एवलिन ने देखा कि मॉन्स्टर दोबारा उसकी तरफ आ रहा है। उसके बाद वो फौरन घर के अंदर चले जाते हैं, जहां मार्कस और रीगन अपने नन्हे भाई को देखते हैं। रीगन को अपने बाप का बनाया हुआ इम्प्लांट नजर आता है। अब उसे अपने बाप की कमी और भी ज्यादा महसूस होती है। कुछ देर बाद मॉन्स्टर उनके घर के अंदर आ गया। एवलिन ने गन लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। एवलिन के पास गन तो थी, लेकिन उसे पता था कि ये गन उस मॉन्स्टर की सख्त खाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए वो अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देख रही थी। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर ने उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा, अचानक रीगन के कानों में दर्द शुरू हुआ और दूसरी तरफ मॉन्स्टर भी शदीद तकलीफ महसूस करने लगा। यानी जैसे ही रीगन के कानों में दर्द हुआ, उस मॉन्स्टर को भी कई गुना ज्यादा तकलीफ होने लगी। रीगन को समझ आ गया कि उसके कान का मशीन जो उसके बाप ने बनाई थी, इस मॉन्स्टर से कोई ताल्लुक रखती है। तभी रीगन की नजर अपने बाप की रिसर्च पर पड़ी, जिससे उसे पता चला कि उसकी एयर मशीन से निकलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी ही उस मॉन्स्टर की कमजोरी है। फिर रीगन को समझ आया कि जब भी ये मॉन्स्टर मेरे करीब आता है तो मेरे कानों में दर्द शुरू हो जाता है और ये मॉन्स्टर भी भाग जाता है। इसी से पहले कि ये मॉन्स्टर उन्हें मार देता, रीगन ने फौरन इम्प्लांट की पावर बढ़ा दी, जिससे एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकला। वो मॉन्स्टर अचानक तड़पने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे ये हाई फ्रीक्वेंसी आवाज उस मॉन्स्टर के पूरे जिस्म को छेद रही हो। इधर रीगन की मां को भी समझ आ गया कि ये सब इम्प्लांट का कमाल है, मगर पावर बढ़ने की वजह से रीगन के कान भी और ज्यादा दर्द करने लगे। इसलिए रीगन ने अक्लमंदी से अपना ईयर मशीन वहां रखे माइक्रोफोन के साथ लगा दिया, जिससे फ्रीक्वेंसी साउंड वेव और भी तेज हो गई। अब मॉन्स्टर की हालत बुरी हो गई और उसका हेड आर्मर खुद ही खुलने लगा। जैसे ही उसका चेहरा जाहिर हुआ, एवलिन ने सीधा शॉटगन उसके चेहरे पर चलाई, जिससे उसका सर गुब्बारे की तरह फट गया और बिलाखिर वो मॉन्स्टर मारा गया। मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गोली की आवाज सुनकर उस इलाके के बाकी दो मॉन्स्टर्स भी उनकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अब एवलिन और रीगन को उन मॉन्स्टर की कमजोरी का पता चल गया था। इसीलिए रीगन ने फौरन माइक्रोफोन की वॉल्यूम बढ़ा दी और एवलिन उन्हें मारने के लिए तैयार हो गई। इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आप इस मूवी का दूसरा हिस्सा भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। बाय बाय।